नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर 3 बजे डोडा पहुंच रहे हैं, जहां पर पहुंचकर वो करीबन 25 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहद फायदा मिलने वाला है। रोजगार के अवसर मिलेंगे और डोडा को कई सौगातें मिलने की आस भी जताई जा रही है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में विशाल रैली को भी नितिन गडकरी संबोधित करेंगे और परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में ई माध्यम के जरिए इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्य कार्यक्रम डोडा में है और बताया जा रहा है कि ये जो 25 परियोजनाएं हैं, ये पूरा जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है लगभग 11 करोड़ से भी ज्यादा है और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि हर मौसम में, चाहे कितना भी एक्सट्रीम मौसम हो, उसमें जो कनेक्टिविटी है वो रहेगी, 12 महीने रहेगी, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है तमाम जो मेन रोड्स हैं, मेजर रोड्स हैं, उनको कनेक्ट करेगा। जो रोजगार के अवसर हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगे और साथ ही जो इस प्रोजेक्ट की पूरी लेंथ बताई जा रही है वो 257 किलोमीटर बताई जा रही है। और साथ ही अब क्या कुछ और फायदा मिलेगा वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि इससे काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों की बंधी हुई हैं। बहुत स्मूथ मूवमेंट हो जाएगी जो डिफेंस फोर्सेस हैं जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें या इंडस्ट्रियल फील्ड की बात करें, बहुत ज्यादा तरक्की की भी उम्मीद इन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के बाद जताई जा रही है। तो आपको हम रूबरू करवा रहे हैं जिस तरह से आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर को करीबन 3 बजे डोडा पहुंच रहे हैं। डोडा पहुंचकर वो करीब 25 परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें बंधी हुई हैं। डोडा को कई सौगातें भी मिलने वाली हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बहुत बड़ी रैली को नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। चलिए डोडा का रुख करते हैं। डोडा से हमारे संवाददाता वसीम ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, आज नितिन गडकरी का दौरा है, उसके हवाले से क्या कुछ खास रहेगा, क्या जानकारी है? आपको मैं ये बताऊं कि युवा के लिए बड़ा एक अच्छा मैसेज है। जिस तरह से आपको बताऊं कि इनॉग्रेशन से पहले आप देखते थे कि आए दिन डोडा के अंदर प्रोटेस्ट हम देखते थे, डोडा के अंदर हम देखते थे डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस के बाहर लोग बच्चे प्रोटेस्ट करते थे। उनका यही कहना होता था कि हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, मगर जब ये अलग अलग जगहों की इनॉग्रेशन की जाएगी उन बच्चों को रोजगार मिल सकता है जो रोजगार डोडे निकले हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा स्पोर्ट्स डोडा की है। बिल्कुल अभी कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पहुंचेंगे, 2 बजे के आसपास पहुंचेंगे। लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और अलग आप देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पूरा इंतजाम रखा गया है, कोविड का पूरा गाइडलाइन जो भी है उनका पूरा ध्यान रखा गया है, सिटिंग अरेंजमेंट रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह की तरक्की होगी, किस तरह की अनाउंसमेंट होगी। जिस तरह से कल रात से अटकलियां लगाई जा रही है कि डोडा कपरन रोड की भी बात की जाएगी यहाँ पे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा जब वो यहाँ से अनाउंसमेंट करेंगे कि डोडा कपरन रोड को भी कहीं ना कहीं वो उसको भी एक जो रास्ता है उसकी इनोवेशन भी होगी, उसकी घोषणा भी यहाँ से की जाएगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में किस तरह से भीड़ खचाखच स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा भरा है। अब जब वो यहाँ पे आते हैं उसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह की तस्वीरें हैं और कैसा माहौल यहाँ पे है। जी, वहीं पर जहाँ पे 25 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, डोडा को भी बहुत सारी सौगातें मिलने की उम्मीद है। तो आम जनता से आपने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था, किस तरह की उम्मीदें उनकी इस विजिट से बंधी हुई हैं? देखिए, अभी भी कुछ इलाके हमारे ऐसे जहाँ पे सड़क पे पहुंची, उनका यही कहना है कि उम्मीद बड़ी है। अब जिस तरह से उन्होंने बताया कि आज वो किन किन इलाकों का जिक्र करेंगे, यहाँ पे किन किन इलाकों को रास्ते की जरूरत है, किन किन इलाकों के जो रास्ते बने हैं वो अधूरे हैं, उनको कंप्लीट किया जाएगा। जिस तरह से नितिन गडकरी जी जब से कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं, आप देखेंगे कि सड़कों का जाल
बिछाया जा रहा है। 21वीं सदी में हम देखते थे कि कहीं ना कहीं लोगों का गिला भी होता था, और आप देख रहे हैं कि कुछ महीनों से काफी तेजी से डोडा के अंदर रास्तों का काम लगा है, प्रोजेक्ट्स का काम लगा है, हाईवेज का काम लगा है। तो कहीं ना कहीं इनके आने के बाद देखते हैं आप कि किस तरह से जो है तरक्की हो रही है। बिल्कुल लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, अलग अलग गाँव से लोग आए हैं। ये तस्वीरें स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के हम दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है उतना इंतजार कर रहे हैं। और आज सुबह से ही यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही। कल रात से हम देख रहे थे कि लोग उनका इंतजार कर रहे थे। 4 से 5 दिन पहले से ही यहाँ पे अरेंजमेंट्स हो रहे थे, इंतजार किया जा रहा था वो कब तक यहाँ आएंगे। एक बहुत बड़ा नाम कैबिनेट मंत्री वो रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री है वो। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका इंतजार स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में किया जा रहा है। तब की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब यहाँ पे वो आएंगे और किस तरह से इनॉग्रेशन करेंगे, वो चीजें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वसीम डोडा से ज्वाइन किए हुए थे, ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे थे और आपने देखा कि काफी तादाद पे वहां पर लोग भी मौजूद हैं और काफी ज्यादा उम्मीदें भी उनको हैं कि अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगी, उनको सौगात मिलेगी और जो ये 25 परियोजनाओं के आधारशिला रखी जाएगी, जब ये कंप्लीट होगा उनको काफी फायदा भी इससे पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं होगी वहां पर बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। स्कूलों के बुनियादी सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने सरकार से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 2 हफ्तों में ये स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने की मोहलत दी गई है। स्कूलों में बिजली पानी की सुविधा मुहैया करवाने के लिए मार्च 2019 की डेडलाइन दी गई थी। अब देखिए, जिस तरह से मार्च 2019 तक ये डेडलाइन थी, उसके बाद कितना वक्त हो चला है और आज भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर वहां बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, चाहे हम बिजली की बात करें या पानी की बात करें या अन्य सुविधाओं को लेकर बात करें। अब बच्चे स्कूल में इतना वक्त बिताते हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करेंगे, एक बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये भी है कि मार्च 2019 तक जो डेडलाइन दी गई थी, आज इतना वक्त हो चला है तो भी नोटिस में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाई गई हैं। तो स्कूलों के बुनियादी सुविधाओं की कमी पर ही हाई कोर्ट ने सरकार से इसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और 2 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने की मोहलत भी दी गई है। और एक बड़ा फैसला जो सरकार के द्वारा किया गया था कि 2019 तक तमाम स्कूलों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए, जो कि फिलहाल ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए रुक करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल इस्लाम। बताइएगा तजम्मुल, स्कूलों की बेसिक फैसिलिटीज की कमी पर हाई कोर्ट ने जो सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, मोहलत दी गई है 2 हफ्तों की, इस खबर के हवाले से और क्या जानकारी है? प्रियंका, कश्मीर के शिक्षा सेंटरों को लेकर जिस तरह से यूपी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा कंसर्न दिखा रही है कि बहुत ज्यादा जोर जो है अब एनरोलमेंट पे दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में दाखिला या एडमिशन जो है वो दोबारा शुरू किए जाएं। आपको याद होगा कि पट्टन, बारामूला, सोपोर, बांडीपोरा, श्रीनगर और कई इलाकों में की तादाद है वो स्टूडेंट्स की नस्बत के एक स्कूलों में ज्यादा है और जिसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 पॉलिसी बनाई। एक ये कि करीब 1000 के करीब स्कूल जो है जम्मू कश्मीर में उन्हें अब मर्ज किया जाए मुख्तलिफ स्कूलों के साथ। मिसाल के तौर पर एक स्कूल अगर इलाके में है तो चनानी रामपुरा का एरिया, अब स्कूल एनरोलमेंट कम है तो उसको मर्ज किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर के प्रशासन और खुसूसन जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उसके लिए हुक्म हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, जिसमें 2 हफ्तों के अंदर उन्हें ऑब्जेक्शन जो है जमा करने होंगे। आखिर किस वजह से वो घर स्कूलों तक और बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन पहुंचाने का था, जिसके लिए पैसा भी वागुजार किया गया था, वो जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? दूर दराज अगर आपको स्कूल तक बिजली पहुंचानी है तो बिजली विभाग है, उसके लिए तरसीली लाइनें जो है ट्रांसफार्मर
ये कोई आसान काम नहीं होगा। दूसरी तरफ जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको हर स्कूल में नल लगने का प्रोग्राम केंद्रीय सरकार का जो मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए पैसा भी आ चुका है, वो भी अभी ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरी से सवाल कहा गया कि आखिर कहाँ पे एतराज, कहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि आप ये मिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा प्रियंका की मार्च 31, 2019 वो डेडलाइन केंद्रीय सरकार ने दिया था कि जम्मू कश्मीर के दूरदराज कस्बों टाउन्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी लेवल के, हाई स्कूल लेवल के, वहां पर अभी तक कितने % स्कूलों में अभी तक नल लगाया गया या बिजली की व्यवस्था जो है उन तक पहुंचाई गई है। एक बड़ा सवाल है जिसके महकमा एजुकेशन जो है वो इस वक्त मीटिंगों में लगा हुआ है और 2 हफ्ते के बाद जो ऑब्जेक्शन जो होंगे वो पेश होंगे और अपना, चूंकि कोविड-19 के बीच में 2 बरसों का जो मामला था डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इसके काम में रुकावट आना है। हो सकता है कि कोर्ट में जब आपको ऑब्जेक्शन जमा करने होंगे तो सबसे बड़ा हीरा बहाना होगा वो कोविड-19 का ही होगा। लेकिन इसके बाद कबल क्योंकि 2019 इसका डेडलाइन दिया गया था 31 मार्च तक, हो सकता है कि इसकी डेडलाइन एक्सटेंड किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि केंद्र सरकार द्वारा डेडलाइन दी गई थी मार्च 2019 में, अब 21 खत्म होने वाला है, 22 आने वाला है, काफी वक्त हो चला है और उसी को लेकर क्या कहेंगे? डेडलाइन के बाद भी ग्राउंड पर क्या रियलिटी देखने को मिल रही है? क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद होते हैं तो ऐसा क्या लगता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या दूर दराज के इलाकों की हम बात करें, अभी भी कितने स्कूल ऐसे हो सकते हैं या और कितनी संख्या इनकी, कितनी तादाद में स्कूल्स हैं जहां पर अभी भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही? जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर का टोपोग्राफी देखेंगे तो दूर दराज आपको बानिहाल से ही शुरू करिए और उसके बाद खता पीर पंजाब में आप जाएंगे। खता चनाब के बाद आपका गुरेज सेक्टर है, बांडीपोरा का हिली एरिया है, कुपवाड़ा का नॉर्थ एरिया जो है जिसमें साधना टाप, करना, टंगडार और नया घबरा और बाकी इलाके हैं जहां पर सरकारी स्कूलों में बेसिक फैसिलिटी अभी तक, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में आपको जरूर ये बात शामिल की गई है कि एक स्टूडेंट को, एक छात्र को ये तमाम तर फैसिलिटीज हासिल होने का हक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं मिला। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में साफ तौर पर आपके स्कूल के प्रेमिसेस में आपका वॉशरूम होना बड़ा लाजमी है, आपके स्कूल में बिजली सप्लाई जो है वो लाजमी है, क्योंकि आज का जो डिजिटल दौर चल रहा है जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ अब नबरत आजमा होने के लिए, उनकी मुकाबला आराई के लिए आपके पास बड़ी जरूरी है कि आपके पास बिजली फैसिलिटी आपके स्कूल तक हो। लेकिन दिक्कत कहां पर आ सकती है, मैंने कई इलाकों का जिक्र किया, उन इलाकों में बिजली पोल और उसके बाद आपकी तरसीली लाइन है, उसके बाद ट्रांसफार्मर्स जो कि आपको 250 और 250 के आसपास में ऐसे स्कूल मेरे पास है जहां तक अभी जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पाया है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी ये हो सकती है क्योंकि कोविड-19 2019 अब 2021 में का अब मुशाहिदा करते हैं तो वाकई बहुत विभाग को होंगे, महकमे को होंगे, लेकिन इन्हें पूरा करने की जो जिम्मेदारी है, जो डायरेक्शंस दी गई है, हो सकता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर डायरेक्टर एजुकेशन तक इस वक्त में लगे हों, इस तरह से हाई कोर्ट की डायरेक्शंस का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जो भी है राइट एक्ट में आपको बेसिक फैसिलिटी जो स्टूडेंट्स को है वो होगी, तभी जाके हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन रहते हैं, एडमिशन बहुत ज्यादा है, एनरोलमेंट बहुत ज्यादा। प्रियंका, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आपने वगैरह सप्लाई देनी है स्कूलों को या छात्रों तक पहुंचाने तो वो 15 दिसंबर तक भी उसकी डेडलाइन भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तय की है। लेकिन 15 दिसंबर तक अभी बच्चे जो है, जो 8वीं में होगा वो 9वीं तक पहुंच गया है और उसके तकरीबन 2 से 3 महीने तक का सिलेबस भी करना होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिखाना होगा। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी अगली क्लास तक पहुंच चुके हैं, तकरीबन जो टर्म 1 के जो सिलेबस के मुताबिक उनका जो प्रोग्राम था उसको तय करने और कवर करने की कोशिश की गई है। महकमा एजुकेशन के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि इन इलाकों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पानी और बिजली के साथ बाकी जो फैसिलिटीज है उसको पहुंचाने के लिए वो अब हाई कोर्ट के इस एतराज का किस तरह से जवाब देंगे, हमें भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया तजम्मुल तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। श्रीनगर से तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से वो बता रहे थे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी नजर आ रही है और जो ये कमी है इस पर हाई कोर्ट ने सरकार से जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जब वो सामने आएगी तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर अभी तक, चाहे वॉशरूम्स की बात करें या फिर हम बिजली और पानी की बात करें, वो स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रही है।
जहां पर हम बात कर रहे हैं स्कूलों की, वहीं रुक करते हैं रामबन का, क्योंकि रामबन से खबर सामने आ रही है कि रामबन का एक सरकारी स्कूल है जहां पर 100 बच्चों को मात्र 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। रामबन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोहाला की तकदीर शिक्षा विभाग नहीं बदल पाया है और खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। 2 कमरों के स्कूल के एक कमरे में रसोई और दूसरे में स्टाफ रूम जो है वो वहां पर है और काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जहां पर सरकारी स्कूलों की हालत ठीक करने की बात करती है सरकार, जहां पर उनका ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल की तरह ही जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सरकारी स्कूलों में दी जाएगी, वहां पर 100 बच्चों के लिए केवल 3 टीचर। तो नदीम हमारे साथ रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं, तो चलिए नदीम से जानते हैं क्या है पूरी खबर। नदीम बताइएगा, 100 बच्चों के लिए जो सिर्फ 3 टीचर हैं, ये बाकी टीचर अपॉइंट नहीं किए गए हैं या अपॉइंट किए गए हैं तो स्कूल नहीं आते हैं, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वाला है एजुकेशन जोन कुपड़ाल डिस्ट्रिक्ट रामबन का, ये वो स्कूल है जो एक मिसाल कायम करता है, उस चीज पर सवालिया निशान लगाता है, उस ऐलान पर, उस दावे पर जो कहा जा रहा है कि जनाब क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है, कोशिश में किस हद तक कामयाब हुए, ये स्कूल एक मिसाल है उसकी, जहाँ 100 बच्चों से ज्यादा तालीम हासिल करने जाते हैं। टीचर्स की बात करें वहाँ पे 3, और जब हम बिल्डिंग की बात करें तो 2, 8 क्लासेस है, 2 3 टीचर्स है, तो क्वालिटी एजुकेशन इस तरह की होगी बेहतर हो सकती है। इसका अंदाजा वो लोग भी लगा सकते हैं जो मुतलका होगा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, और वो सियासतदान भी लगा सकते हैं जो सब दावे कर रहे हैं कि जनाब हम फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, तो राहत दिलाने के लिए काम करेंगे और तालीम का मयार काफी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब इस के अंदर पहुंचते हैं तो कई तरह के सवालिया निशान लगते हैं उन लोगों की कारकर्दगी पर। जब हम स्कूल के अंदर पहुंचे, देखिए पहला मलीगांव एक जगह है, वहां पे सरमा के दौरान क्या गर्मा की बात करें, बांधी होती है, सर्दी जो है काफी हो जाता है, पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है। आज की डेट में जब एग्जाम देने के बच्चे वहां पहुंचते हैं, खुले आसमान तले एग्जाम देने पे मजबूर है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 कमरे हैं, वहाँ ऑफिस बैठे, ऑफिस का काम चले, स्टाफ बैठे या फिर क्लास का काम चले, इस तरह से हो सकता है। कुल मिलाकर ये कहे कि बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसका मुस्तकबिल किस तरह सोल्यूशन हो रहा है। अगर स्कूल की तरह से मुमकिन हो सकती है, हो आपको नहीं कहना है जनाब पहले कुछ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर एग्जाम्स आपने देना है उसके लिए डेट आगे पीछे होगी नहीं, आपने एग्जाम देने के लिए वहां पहुंचना है। प्रॉब्लम आपके सामने ये है जनाब, धूप या बारिश हो लेकिन आपने खुले आसमान तले ही बैठना है, तो कहीं ना कहीं ये लम्हा फिक्र यह है सियासतदानों के लिए, मुतल्लिका महकमा के ऑफिसरान के लिए, वो इस तरफ तवज्जो दें ताकि क्वालिटी एजुकेशन का वो सही मानों में बच्चों तक पहुंचाई जा सके, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सके। अगर हालात इस तरह के ही रहे, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास स्टाफ है और दावे बड़े बड़े हैं, तो उससे किसी को काम नहीं होने वाला है, अरबाब इक़्तिदार को ना ही बच्चों को। इस बात इक़्तिदार को वहाँ के सेंसर को इस तरफ तवज्जो दो और इस हालत सुधार पर ज्यादा तो बेहतर इन गरीब से ताल्लुक रखने वाला जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो सकेगा और आने वाला कल उनके लिए बेहतर होगा। अगर हालात इस तरह के कि आपके पास 2 कमरे, 100 से ज्यादा एनरोलमेंट सिर्फ 3 टीचर पढ़ने के लिए, तो 8 क्लासेस का दर्स और तदरीस काम किस तरह से चल सकता है, इसका अंदाजा लगाना होगा। और लम्हा फिक्र यह है, अब सरकार इस पर ध्यान देती है या इस पर ध्यान देती है या नहीं, या फिर इसी तरह से सर्दी के मौसम खुले आसमान। बिल्कुल जी बिल्कुल, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। नदीम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से वो जिक्र कर रहे थे कि जहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सरकारी स्कूलों के का जो हालात है वो ठीक किए जा रहे हैं, वहां पर पढ़ाई अच्छे से बच्चों की करवाई जाती है। तस्वीरें आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे रामबन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोहाला के बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। बैठने के लिए जगह नहीं है, करीबन 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के लिए वहां पर पढ़ाने वाले मात्र 3 टीचर हैं और ग्राउंड पर देखा जा रहा है कि सरकार के जो दावे हैं, वादे हैं, वो खोखले साबित हो रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस उनके बयान का समर्थन करती हुई नजर आ रही है और पीसीसी प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता। जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जा सकता है तो फिर बातचीत पर परहेज क्यों। वहीं अपनी पार्टी ने नेता मनजीत सिंह ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से हमारे देश की सरकारें पाकिस्तान के साथ बातचीत करती आई हैं, लेकिन इसके क्या परिणाम निकले ये सबके सामने हैं। रक्षा विशेषज्ञों ने भी डॉक्टर फारूक के बयान पर सवाल उठाए हैं। लेकिन पड़ोसी देश होने के नाते वाजपेयी जी ने भी कहा था हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। इसलिए आपने सीज फायर दोबारा किया, उसके लिए भी तो कोई बातचीत हुई होगी किसी लेवल पे। आपने ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी से बहुत सी बातें की हैं, वो आपकी बातचीत चलती है। आपने क्रिकेट खेला और उसमें हरे देश भर में दंगे और फसाद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, किसी ने विपक्ष ने सवाल नहीं खड़ा किया। और आप लाहौर चले गए बगैर बताए, शाल देने, बिरयानी खाने, आपको नहीं कहा गया कि आपने कोई देशद्रोही काम किया। हालांकि हमने ये ज़रूर कहा कि भाई 10 साल मनमोहन सिंह जी नहीं गए, क्योंकि पाकिस्तान हमको मालूम है वो धोखा करता है, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, पाकिस्तान गोलाबारी करता है, पाकिस्तान हमारे जवानों को शहीद करता है। लेकिन फिर भी बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होते थे, बातचीत चलती थी। लेकिन पिछली सरकार में हालात इससे कई गुना बेहतर थे, चाहे वो बॉर्डर थे, चाहे जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालात थे। आज क्या बदला कि क्रिकेट भी खेला जाता है, प्रधानमंत्री जी वहाँ भी जाते हैं, सीज फायर के लिए बातचीत भी कहीं होती है, ट्रैक टू भी होता है, लेकिन आपकी विदेश नीति कामयाब नहीं है। लेकिन देश की सरकार जो तय करेगी देश के हित में, हम जो देश के हित में होगा हम उसका साथ सरकार के साथ देंगे। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। वो किस तरीके से होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे देखे, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। इस पे मैं समझता हूँ कुछ राजनीतिक पार्टियां पिछले 74 साल से इसी बात पे रोटियां सेक रहे हैं। बड़े बार पाकिस्तान से बात भी हुई, क्या निकला। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी बात जिससे भी करनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे डिसाइड करे कि वो किससे बात करे। एक ही मंच पर नहीं, कई मंचों पर पूछा जाता है कि पाकिस्तान से हम बातचीत करें, पाकिस्तान से किससे बातचीत करें, आप बताइए ना। आप मीडिया में आप इसे बरसों से हैं, पाकिस्तान से हम किस वक्त हमने मना किया कि हम वार्ता नहीं करना चाहते या उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पर्सनली गए उनसे बातचीत करने के, आपको उदाहरण है हमारे पास कि हम लोगों ने हमेशा उनके साथ हाथ बढ़ाया है दोस्ती का, और चाहा है कि वार्ता करें और इस चीज़ को हम लोग हल करें ताकि दोनों मुल्क तरक्की करें, दोनों मुल्क आगे बढ़ें। पर आप देखते हैं कि उनका जो है वो हमेशा पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। जब भी उनसे बातचीत की हमने कोई वो की है तो आपको पता ही है कि कारगिल हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये आप सब मीडिया अच्छी तरह से जानता है। तो ये चीज़ें कहना कि अभी हम इनसे वार्ता करिए तो ऐसे है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। कोई फ़ायदा नहीं है उनसे बातचीत करने का जब तक। और बातचीत किससे करें, इमरान खान साहब से या जावेद बाजवा साहब से करें, किससे करें, या सिद्धू जी से करें। हमें तो यही समझ नहीं आती पाकिस्तान में है कौन। यही अभी पता नहीं है कि गवर्नमेंट किसकी है। इमरान साहब को ये नहीं पता कि मैंने अगले 10 दिन में वहाँ बैठना है सीट पर या नहीं बैठना, कोई पता नहीं उनको। पैंथर्स पार्टी ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दौरे को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़क परिवहन मंत्री द्वारा इससे पूर्व में भी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, लेकिन आज तक इस परियोजनाओं का काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग की सड़क की हालत बेहद खस्ता है, लेकिन कोई उनकी मरम्मत नहीं कर रहा। उन्होंने सड़क परियोजनाओं में आई जमीनों का मुआवजा भी किसानों को न देने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसी के विरोध में पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। आज नितिन गडकरी जी यहाँ दौरे पे हैं और अखबारों में ये कहा जा रहा है कि कई हजार करोड़ रुपया वो यहाँ
सड़कों के लिए देने जा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो पिछले 6 साल पहले 7 साल पहले आपने ऐलानात किए थे उनका क्या हुआ, वो सड़कें आज तक क्यों नहीं बनी हैं, उनकी हालत क्यों खस्ता है, और लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। सड़कें अगर आप दूर दराज के इलाका जात में चले जाएं तो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, चलने के काबिल नहीं है, घुटने घुटने तक खड्डे हैं इन सड़कों के अंदर, कोई देखने वाला नहीं है। और पीएमजीएसवाई के तहत जो सड़कें बनाई जा रही थी उनका लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पिछले 6 सालों से 7 सालों से लोगों की जमीनें इन लोगों ने ले ली हैं और उन जमीनों का कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से किसान आज भुखमरी के कगार पर हैं। लोगों के मकान गिरा दिए गए सड़कों को बनाने के लिए उनको, और उन मकानों के लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। सर्दियों के मौसम में भी लोग जो हैं टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।